लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने 200 मीटर की दूरी पर ड्रोन्स को तैनात किया है, ऐसे में यह कानूनन उल्लंघन है। तुर्की और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज भारत की ताकत को अगर हल्के में लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। और आपको बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है जब भारत के द्वारा तुर्की के घातक ड्रोन को मार गिराने की बात भारत के द्वारा कही जा रही हो। मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो अगर चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती, इकोनॉमी उस तरह बेहतर नहीं होती, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, ये प्रोटेस्ट चलते हैं, माइनॉरिटी के लेंस से दुनिया उनको देखना शुरू कर देती है, तो ये उनकी हार होगी। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। बांग्लादेश के ऊपर भी वो बाइंडिंग है, तो वी कैन टेक एक्शन इवन अंडर दैट एक्ट, ऐसी बात नहीं है। और बांग्लादेश वैसे भी आप ये देखिए कि भारत ने तो हमेशा बांग्लादेश के साथ कभी कोई ऐसा काम तो किया नहीं। बांग्लादेश इस वक्त जिस पोजीशन पर, जिस सिचुएशन पर है, उससे पीछे नहीं जाने का। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है तो वो मामला सब तय तो हो जाएंगे, सब हल हो जाएगा, तो कोई मसले मसाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश अब इस सिचुएशन से पीछे नहीं हट सकता और इंडिया उस सारी की सारी चीज को चेंज कर देता है तो मोहम्मद यूनुस साहब जो है ना फिर वो गए, ये ज़हन में रखिएगा। एंड हसीना वाजिद हैज अ बिग फुटप्रिंट्स इन बांग्लादेश, बिग फुटप्रिंट्स, वेरी बिग फुट। ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मार। इस सिचुएशन में इंडिया की कुछ विन विन सिचुएशन नजर आएगी, क्योंकि भारत कभी भी देखें, एक तो ये बात कि भारत का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कंट्रोल है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत डाउन हुई है जब से भारत ने ऐसे स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं। और इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली कि फिर जो आगे चलकर होगा मामला, आप क्या समझते हैं कि इंडिया पीछे हटेगा बांग्लादेश की उससे? नो, इंडिया का जो स्टैंड है वो तो वही रहेगा, क्योंकि बॉर्डर तो इंडिया के साथ ही जुड़ते हैं ना तो वो तो कभी भी पीछे नहीं। अच्छा, अब देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि क्या इंडिया जो है, इंडिया को तो किसी चीज की फिक्र नहीं है। मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि लगता नहीं है कि बांग्लादेश अब जल्द या एटलीस्ट 1-2 ईयर्स तक स्टेबल हो पाएगा। उसके बाद क्या होता है और इस दौरान क्या होता है, ये हमें नजर आएगा, क्योंकि अब अमेरिका में नई हुकूमत आ रही है और प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपना ओथ उठा रहे हैं। वो इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं या उसको कैसे देखते हैं, ऑब्वियसली ये आप देखते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो उनको बहुत सपोर्ट में है, या वो अभी तक उन्होंने जो कुछ भी कहा या किया, वट जो भी है, वो उनको समझते हैं कि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग उनके सपोर्ट में होंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी अब एक अरसे तक, एक काफी देर तक बांग्लादेश के अंदर नहीं आ पाएगी जो कि पहले थी। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जानिब मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक? बांग्लादेश को क्या साम सूंघ गया, ये इनके सितारे उल्टे हरकत कर रहे हैं। आपने बोला कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त जो है इंडिया की मार्केट में एंटर होना चाह रहा है। बांग्लादेश इंडिया को एटम बम बना के धमकी दे रहा है। नहीं, उनका एक प्रोफेसर इस तरह कर रहे हैं। हाँ, तो और बांग्लादेश की मीडिया के अंदर भी ये चीजें बड़ी सीरियसली ली जा रही है। प्रोफेसर साहब ने ऐसे तो नहीं ना बोल चले, दिया। उनके पास पैसा आ रहा है, अभी उनका दिमाग खराब हो रहा है। बांग्लादेश अभी उड़ेगा हवा में। हाँ, जिस तरह 1960 में शायद हमारे पास था। अच्छा, तो भारत इंतजार कर रहा है कि बांग्लादेश पहले उड़े, फिर जब नीचे गिरेगा। मालदीव्स भी तो गिरा था, मालदीव्स भी तो ऐसे उड़ा था। अच्छा, नहीं, मालदीव्स का मुझे नहीं पता। अच्छा, चले, आपने कहा, अच्छा
हमने ये देखा है कि जो जितनी भी इंडिया के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री है, जब उनके अंदर नई गवर्नमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करती है, उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, बयानबाजी भी करती है, लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद वही लोग होते हैं जो कि इंडिया के कदमों में बैठे होते हैं। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई आप हमारी डेमोक्रेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, हमारी डिप्लोमेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो हमारी रॉ एजेंसी है उसको बांग्लादेश कैसे इग्नोर करेगा? भारत को तो रोल प्ले करना ही चाहिए, और भारत अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे कर रहा है। और जो एक वो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ करता था 1950 का, दैट पैक्ट इज स्टिल गुड इन द सेंस कि वो पैक्ट जो है वो आज भी दोनों के बीच में कायम है, और एज अ सक्सेसर स्टेट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर भी वो बाइंडिंग है। तो वी कैन टेक एक्शन इवन अंडर दैट एक्ट, ऐसी बात नहीं है। और बांग्लादेश वैसे भी आप ये देखिए कि भारत ने तो हमेशा बांग्लादेश के साथ कभी कोई ऐसा काम तो किया नहीं। बांग्लादेश की सारी जितनी भी डीलिंग्स है वो भारत के साथ है। उसका 4200 मेरे ख्याल से 4346 किलोमीटर का करीब बॉर्डर है, जिसमें 270 किलोमीटर म्यांमार के साथ में और 4076 किलोमीटर इंडिया के साथ में। इसके अलावा तीसरा कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ उसका बॉर्डर हो। तो ये एक यूनिक इशू है। बांग्लादेश इज इन दैट यूनिक पोजीशन जहां पे वो चारों तरफ से भारत से ही सराउंडेड है। सारे उसके जो ट्रेड है, सारी जो उसकी इंडस्ट्री, जो उसकी जो प्रिंसिपल इंडस्ट्री है, एक तो उसकी जो इकोनॉमी थी वो गड़बड़ इसलिए भी हो गई क्योंकि वो सिंगल पोनी इकोनॉमी, एक ही उसके पास प्रोडक्ट था, गारमेंट्स। इट इज नॉट अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। और वो भी इसलिए चलता था कि वहां पे उन्होंने लेबर लॉज भी एग्जेम्प्ट कर दिए, जो वहां पे एक्सप्लॉइटेशन होता था वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया, और पूरी तरह से एक तरह का जो एलीट कैप्चर था उस इंडस्ट्री पे। और आज की हालत में जब उनके पास बिजली नहीं है, उनके जो मेजर इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो बंद हो गए हैं। ढाका के पास जो उनका मेजर इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे गारमेंट बनती है, वहाँ का वो बंद हो गया है। अबाउट 60% कैपेसिटी इज डाउन, काम ही नहीं हो रहा। यार्न कहाँ से आता है? इंडिया से आता है यार्न। अब यार्न इंडिया से आ नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने जो पेमेंट्स करने थे वो नहीं किए हैं। यहाँ से सप्लाई हो गई है, कह रहे हैं हम इजिप्ट से करेंगे। वो इजिप्ट ये भी करने गया है कि हम इजिप्ट से यार्न लाएंगे। लाओ भाई, तुम इजिप्ट से यार्न बना के लाके और उसके बाद अगर कंपेटिटिव हो सकते हो तो हो जाओ। लेकिन इंडिया की भी जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं टेक्सटाइल की, जैसे रेमंड्स है,